होस्ट अंजुम बानो आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस में। आज हमारे साथ जुड़ी हुई है एडवोकेट चंचल रानी जी, जो पानीपत की रहने वाली है और डीएसएल के लिए जो है वो काम करती हैं। तो आइए आज के हमारे गेस्ट चंचल जी का स्वागत करते हैं। नमस्ते चंचल जी, स्वागत है आपका पारो वॉइस में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। चंचल जी, आप जो हैं डीएसएल के लिए जो काम करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि डीएसएल आखिर में है क्या और वो क्या चीज़ है, कैसे वो काम करती है, कैसे लोगों को सुविधा पहुंचाती है। आप हमें डीएसएल के बारे में कुछ बताएं। हाँ जी, मैं लास्ट 2011 से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में बतौर एडवोकेट प्रैक्टिस कर रही हूँ और जी लास्ट 2 ईयर से मैं डीएलएसए में काम कर रही हूँ। डीएलएसए मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो जी ये जो अथॉरिटी है, ये हर एक लेवल पे है। नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है और तालुका लेवल पे है। तो हर अच्छा एक लेवल अपना-अपना काम करता है। जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वहाँ से जो भी प्रोग्राम चालू होते हैं, जो भी गाइडलाइंस आती हैं, जो रूल्स आते हैं, जो रेगुलेशंस आती हैं, जो ड्यूटीज़ आती हैं, बेसिकली ड्यूटीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब वो ड्यूटीज़ आती है तो उनको हर लेवल पे हमें पूरा करना होता है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है बेसिकली वो लोगों को निःशुल्क न्याय दिलवाने वाली एक प्रणाली है, जिसमें व्यक्ति को किस जो अपने केस के लिए पैसे नहीं दे सकता एडवोकेट को, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट प्रोवाइड किए जाते हैं और वो अपने केस को आगे लड़ सकता है और न्याय प्राप्त कर सकता है। इस प्रणाली का लाने का, इस सर्विस का लाने का मेन जो मकसद है वो यही है कि चाहे वो हायर लेवल के लोग हों, इट मीन्स बहुत पैसे वाले लोग हों या बिल्कुल लो तबके के लोग हों, जो न्याय है वो सबको मिलेगा, इक्वली मिलेगा। तो जो पैसा नहीं दे सकते, जो चाहे वो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं, इन सबको निःशुल्क दी जाती है ये सुविधा। तो डीएलएसए के जब से मैं पैनल पे हूँ, तो मैंने बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सीखा है कि यहाँ पे किस तरह से काम किया जाता है। तो जब मैं इसके पैनल पे आई थी, तब से लेके आज तक मुझे हर महीने एक पुलिस स्टेशन प्रोवाइड करवा दिया जाता है, मतलब थाना, प्रॉपर थाना। उस जी थाने में जितनी भी फीमेल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी होती है, काउंसलिंग होती है, बच्चे के रिगार्डिंग कुछ भी काउंसलिंग होती है क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे हैं, कई बार घर से माइनर बच्चे होते हैं, घर से निकल जाते हैं, तो पेरेंट्स उसको उनको डराते हैं या पुलिस वाले कुछ इस तरह से करते हैं, तो पहले वो हमारे पास पुलिस हमारे पास लेके आती है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, जिसमें उनको ये बताया जाता है कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई प्रेशराइज़ कर रहा है, किसी भी तरह के बयान देने के लिए, तो आप हमें बताइए, हम उसको आपके साथ जाके आपके बयान दर्ज करवाएँगे कोर्ट में। जब हम उनको एक सर्टिफ़िकेट बना के दे देते हैं, उनसे बात करके, जो इस तरह की फीमेल लेडी होती हैं, उनको जी जब हम एक सर्टिफ़िकेट बना के देते हैं जिसमें लिखा जाता है कि हाँ, हमने इनसे बातचीत की है और ये बिना किसी डर के अपने बयान दर्ज करवाने में समर्थ है। मतलब वो काबिल है कि वो अपने बयान दर्ज करवा सकते हैं बिना किसी डर के, दबाव के। जी तब जी उसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने करवाया जाता है। तो और इसी में एक चेन और जुड़ती है, जो आपने देखा होगा कि क्राइम जो होते हैं, वो कहीं फीमेल के अगेंस्ट भी होते हैं, फीमेल के द्वारा भी किए जाते हैं। कई बार फीमेल्स इन क्राइम में वैसे ही फँस जाती हैं। तो जी हमारी जेल विज़िट की ड्यूटी लगती है। उस जेल विज़िट की ड्यूटी के दौरान हम हर एक कैदी से मिलते हैं, फीमेल जो कैदी होते हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी परेशानियाँ जानते हैं। अगर कुछ उनको एडवोकेट की नीड है या फिर कुछ उनको जेल में परेशान किया जा रहा है, तो हम इसकी शिकायत फिर अपने नोट डाउन करके इसकी शिकायत हम अपने सीजेएम साहब को देते हैं।
जो कि डीएलएस लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो कर्ता धर्ता है वो है, उनके अंडर आता है ये। तो हम उनको अपनी बात जी, कहते हैं, फिर वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं और फिर उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होती है। इट मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल एडवोकेट हैं, उनकी पहुँच जेल के अंदर तक है। आपने देखा होगा कि कभी हम किसी कैदी से मिलने के लिए जाते हैं, तो एक ऐसे बैरियर से बने होते हैं, जिसके एक एक तरफ कैदी होता है, दूसरी तरफ हम होते हैं और फिर बात करते हैं। लेकिन जब हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो हमें प्रॉपर मीटिंग करवाई जाती है उनके बैरेक में जाके, जहाँ पे वो रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह का वो खाना खाते हैं, क्या-क्या उनके लिए सुविधाएँ वहाँ दी गई हैं, क्या-क्या उनके लिए काम प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल एडवोकेट वहाँ जाके चेक करते हैं टाइम टू टाइम, मजिस्ट्रेट के साथ भी। जी। चंचल जी, जैसे कि हम और सब चीज़ों के बारे में तो बात करेंगे, पर अभी जो है हम महिलाओं के हक के लिए और महिलाओं के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। तो आप बताइए, जो ये डीएलएस है वो महिलाओं के हक में कितना वो है, कि उन्होंने, जैसे महिलाएं बहुत ऐसी होती है जिनके पास पैसे नहीं होते, बहुत ऐसी होती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती है, पर वो अपना जो है आगे कोई स्टेप नहीं ले सकती है, तो आप उनके लिए क्या करती हो? उन महिलाओं को कैसे उनका अधिकार, उनका हक दिलाती हो? हम इसमें सबसे जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनके थ्रू टाइम टाइम पे हमारे पास गाइडलाइन आती हैं कि हम हर एक गाँव में जाके उनको अवेयर करें कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स में आ सकते हैं और उन प्रोग्राम्स जब वो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ टाइम देते हैं उनको कि हम 1 घंटा, 2 घंटा यहाँ पे हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो या कुछ पूछना हो या फिर आप किस तरह से आपके अगर कोई केस के रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो वो हमसे पूछ सकते हैं। तो ये जो सेमिनार हैं ये कोर्ट्स के बाहर भी चलते हैं, गाँव में भी चलते हैं और स्कूल्स में भी चलते हैं इवन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी एक बार टोल प्लाज़ा के पास हमने भी एक कार्यक्रम किया था, कॉलेजेस में हमने कार्यक्रम किए थे। जी, तो जी। उनमें सभी को अवेयर किया जाता है कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है, जी, चाहे वो कितना ही अर्न करती हो या कुछ भी या फिर वो नीचे से नीचे तबके की हो, हर एक जी, फीमेल को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में अपने लिए एडवोकेट हायर करने का, अपने लिए कोई भी सलाह लेने का पूरा अधिकार है। उनके लिए जी, कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है कि आपको इतनी आय होगी तो आप इस लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अपना एडवोकेट ले सकते हैं। उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कभी भी कैसे भी अपने लिए एडवोकेट हायर कर सकते हैं किसी भी केस में। पहले ऐसे जी, होता था कि सिर्फ़ जो बाहर के लोग हैं, इट मीन्स जो क्रिमिनल्स हैं, जैसे जी, जो सज़ा याफ़्ता हो गए या जिनके अगेंस्ट जो किसी क्राइम के अगेंस्ट जेल में फीमेल चली गई हैं, तो उनको जी, पहले ये सर्विस नहीं दी जाती थी। लेकिन अब जो अक्यूज़्ड हैं, जो जेल में हैं, उनको भी ये सर्विस दी जाती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। हर एक को ये जी, सर्विस दी जाती है कि अगर आप एडवोकेट नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर्म भरिए, आपके लिए जेल से ही फॉर्म फिल हो जाता है और आप वहीं से ही आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। इसमें एक जी, मेन चीज़ और भी है, जब किसी भी फीमेल कैंडिडेट को एडवोकेट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी उनको कॉल जाता है और जो एडवोकेट उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, उनकी तरफ से भी उनको कॉल जाता है कि आपके लिए ये एडवोकेट अपॉइंट किया गया है। आपको जो भी परेशानी है, जिस भी तरह से आपको सलाह चाहिए, कोई भी आपको केस लड़ना है, आप इनसे बात कीजिए, ये आपका केस फाइट करेंगे आपकी तरफ से। जी। तो चंचल जी, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो कोर्ट तक नहीं जाती हैं, और अगर वो जाना भी चाहे, अगर वो घर वालों के खिलाफ या फिर किसी अपने हस्बैंड के खिलाफ दरखास्त देनी चाहे या फिर रिपोर्ट लिखाना चाहे, तो अक्सर जो होता है घर वाले मना कर देते हैं, वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे में आप एक महिला को कैसे, मतलब वो कर सकती हो जस्टिफाई कि हाँ नहीं, तुम चलो वो करो?
देखिए, उसके दरखास्त लिए दो तो उनको अपनी उनको जी जी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उनको जी हर चीज़ के फ़ायदा और नुकसान का पता होना चाहिए। जब उनको ये पता चलेगा कि जब अगर हम उनको ये समझाएँगे कि अगर आप ये स्टेप लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आपके साथ इस तरह से नहीं किया जाएगा। आपको हरास नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, मारपीट नहीं की जाएगी या आपसे दहेज नहीं माँगा जाएगा। तब उनको ये लगेगा कि हाँ, हम कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी किसी भी महिला के अगेंस्ट कहीं भी कोई भी क्राइम हो रहा हो, तो सबसे अच्छा जो टोल फ्री नंबर है वो 1091 है। अगर कोई भी फीमेल उस नंबर पे कॉल करती है, तो उस नंबर पे अगर बात होती है तो पुलिस का आना निश्चित है कि उस नंबर पे बात होने के बाद पुलिस ज़रूर आएगी। और सिर्फ ये नहीं होता कि पुलिस आके चली जाएगी, पुलिस उसके बाद शाम को जब ये 10 ओवर खत्म हो जाता है मॉर्निंग से इवनिंग का, तो जो भी इस नंबर पे कॉल्स आती है, उनके थ्रू एसपी साहब उन पे संज्ञान लेते हैं कि किस फ़ोन कॉल पे आपने क्या किया। तो पुलिस की ये ड्यूटी होती है, या तो वो उस फ़ोन पे जो इन्फॉर्मेशन आई है, उस पे वहाँ जाके उनसे बात करें, अगर कुछ सॉर्ट आउट होता है तो सॉर्ट आउट करें और अदरवाइज़ उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। तो ये 2 प्रोविज़न है। तो सबसे अच्छा है कि अगर कहीं भी, कभी भी किसी महिला के खिलाफ कुछ इस तरह से होता है, तो वो फ़ोन कॉल करे, इमीडिएटली पुलिस ज़रूर आएगी। तो चंचल जी, जैसे कि डीएसएल है वो मतलब महिलाओं के लिए, मैंने आपसे पहले ही पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया कि वो महिलाओं के लिए कितना अच्छा कर सकता है, या आप तक आपने किसी महिला को बहुत हेल्प की हो कि जो बहुत मजबूर हो, ना उसके पास पैसा है, ना वो आ सकती है, ना वो जा सकती है, और ना ही वो एक वकील कर सकती है, तो उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं ताकि हमारी जो महिला है वो जागरूक हो, कि वो भी ऐसा आगे चल के करे, उन्हें भी थोड़ा सा कुछ जागरूकता मिले कि वो अपने लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए खड़ी हो पाए। देखिए, महिलाओं को आना तो खुद पड़ेगा, ठीक है? उनको अपने आप को इतना मजबूत करना पड़ेगा कि वो अपने खिलाफ हो रहे क्राइम का वो उसके अगेंस्ट खड़े हो सकें। जब कोई भी महिला कोर्ट में आती है, डीएलएसए में आती है, तो उनसे कभी कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना ही उनको कोई, जब उनको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है, सिंगल एक फ़ोटोकॉपी का ₹1 लगता है। उस फ़ोटोकॉपी का ₹1 भी उनसे नहीं लिया जाता। तो जब उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो वो उस एडवोकेट के थ्रू अपने केस लड़ सकती है, फाइट कर सकती हैं, जीत सकती हैं। अगर उनका जो केस है वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से किया गया हो तो। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आगे आएँ। और इस अगर कई बार ऐसा होता है कि महिलाएँ एजुकेटेड भी होती है या महिलाएँ अनएजुकेटेड है लेकिन बच्चे एजुकेटेड होते हैं, ठीक है? तो जी आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी के उसमें कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाके ही अपनी एप्लीकेशन देनी है। इनका ऑनलाइन भी प्रोग्राम चलता है। आप ऑनलाइन भी डीएलएसए में अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। अपना पूरा नाम, अपने परिवार का नाम, जिसके अगेंस्ट आप देना चाहते हैं, उनका पूरा नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर देके और अपने डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके आप इनकी वेबसाइट पे डाल दीजिए। उसके हफ्ते के अंदर आपको एडवोकेट प्रोवाइड हो जाएगा। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से ही कॉल आएगा कि आपको सो एंड सो एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया गया है आपके केस के लिए। जी तो बेसिकली जी किसी को सही भी, है। कोई भी फीमेल है, अगर उनको एडवोकेट चाहिए तो उनको सिर्फ, अगर वहाँ जाके लेते हैं तो सिर्फ एक आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की क्वेरी नहीं होती है और उनको जी फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो चंचल जी, जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारी ऐसी फीमेल औरतें होती हैं जो, बहुत ऐसी होती है जो गलत काम की वजह से जेल में चली जाती है, बहुत ऐसी होती है जो मजबूरी की वजह से या फिर किसी और चीजों की वजह से जेल में चली जाती है, तो जब आप उनसे मिलने जाती हो, जब वो आप उनसे बात करती हो, तो उनका क्या क्या रिएक्शन होता है, क्या एक्सप्रेशन होता है, या फिर वो आपसे क्या बातें करती है, क्या वो कहती है कि हमें यहाँ से ले चलो, या फिर हमने कोई गलती नहीं की, या फिर बहुत ऐसी होती है जो, जिन्होंने गलत किया हो और अपनी गलती मान लेती हो? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि
गलती की है वो मान लेते हैं और वो कहते हैं कि अब जो हमारे ऊपर चार्ज लगा है मतलब जिस क्राइम के अंडर वो गए हैं, उस क्राइम के अंडर उनको कितनी सज़ा होगी या फिर कैसे हम इस सज़ा को अपनी सज़ा को कम करवा सकते हैं, हमें बेल कितने दिन में मिलेगी, क्या हम अपने बच्चों को मिल सकते हैं, क्या हमारे बच्चे कभी हमसे यहाँ मिलने आ सकते हैं, क्या हम उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अभी जो एक लेडी थी उन्होंने कहा कि मेरा जो पूरा काम है, वो मेरे मोबाइल के थ्रू चलता है घर का। इट मीन्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फ़ोन्स के बिल हो गए, घर का कुछ भी ग्रोसरी का सामान है, उनके फ़ोन के थ्रू बिल्स होते थे। आजकल पेटीएम की सुविधा है, तो सब जी, यूज़ करते हैं। कहते अगर मेरा ये चीज़ अगर मेरा फ़ोन नहीं चालू होगा, तो मेरे घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे? तो उसके लिए हमने एक जी, एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें कोर्ट में तो कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को कंसीडर किया था और कहा था कि ठीक है इनके जो भी बिल्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाएँ। तो उनके मतलब ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जो समझने की होती है, जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं होती। जी, कभी-कभी बहुत हीनियस क्राइम के भी लेडी अंदर गई होती हैं, कई बार कहती हैं कि मैं वहाँ पे मौजूद तो थी लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं है। बात तो ये जी, नहीं होती कि आप मौजूद हैं, आपने किया नहीं, लेकिन जो कर रहा था आपने उसको रोका भी नहीं, ठीक जी, है? उसके अगेंस्ट आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट भी नहीं की, तो ये भी एक क्राइम है। तो लोगों को जी, इन छोटे-छोटे क्राइम्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के वो छोटा-सा एक क्राइम बहुत बड़ा हो जाता है। अगर वो सिर्फ़ मार-पिटाई तक रहता, तो शायद उनको जेल के अंदर नहीं जाना पड़ता, ठीक है? जिसने सिर्फ़ वो देखा है। लेकिन अगर वो डेथ हो गई है किसी की, तो उसमें आप पूरे शामिल हो, अगर आप उसको रोक नहीं रहे हो या आप किसी को बुला नहीं रहे हो, इट मीन्स आपकी रज़ामंदी है उसमें। ठीक है? तो ये छोटी जी। चीज़ें हैं जो लोगों को समझनी चाहिए, महिलाओं को समझनी चाहिए, जिससे वो अपने आप को थोड़ा-सा इन चीज़ों से दूर रख सकें। चलिए अब हम जो है घरेलू हिंसा के बारे में मैंने जो आपसे पहले भी पूछा था कि घरेलू हिंसा में आपको पता है बहुत बार होता है कि दहेज के लिए भी औरतों को पीड़ित की जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और ने कुछ कहा और उसका इल्ज़ाम उन औरतों पे लग जाता है और ऐसे में वो कुछ करती नहीं है, बस ऐसे ही दुःख सहते जाती हैं। तो उनके लिए क्या मतलब आप क्या कहोगे कि उन्हें कैसे खुद से लड़ना चाहिए या फिर औरों से कैसे वो मतलब कैसे अपना बचाव करे, कैसे वो अपनी बात को रखे? मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है उस पीड़ित महिला की है, क्योंकि जब वो पीड़ित महिला अपने आप को सशक्त करेगी, ठीक है? और दूसरी भागीदारी है हमारी मीडिया की। जब हमारी मीडिया हर एक चीज़ का जैसे कोई भी न्यूज़ चलती है उसको हर रोज़ प्रॉपर तरीके से टेलीकास्ट किया जाता है। जब फीमेल्स के बारे में हर एक छोटी से छोटी जानकारी को जब हर रोज़ टेलीकास्ट किया जाएगा, किसी भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से, बीच में जब आप मूवीज़ देखते हैं, उसमें ऐड आती हैं, उन ऐड के माध्यम से जब उनको बताया जाएगा कि इस चीज़ के लिए आप ये वाले कदम उठा सकते हैं, तो वो महिलाएँ सशक्त होंगी क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को पता ही नहीं होता कि ये भी एक क्राइम है। तो जी, उसको जी, पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ये कि आप न्यूज़ चैनल के बीच में दिखाइए, आप जो सीरियल्स आते हैं, एड्स आते हैं, उन एड के माध्यम से दिखाइए, जो मूवीज़ जी, चलती हैं, उस मूवीज़ में जो एड्स आती हैं, उसके माध्यम से दिखाइए। तो उन महिलाओं को जो उनका माइंड है, वो थोड़ा चेंज होगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता, इनके अगेंस्ट भी ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जी, आज तक आपने देखा होगा कि महिलाएँ उनकी माताएँ भी इसी तरह से परेशान रही होंगी, उन्होंने देखा होगा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, आगे उनकी माताओं ने भी उनको इसी तरह से शिक्षित किया है कि कोई बात नहीं, ये तो घरों में होता ही है। कई बार थोड़ा बहुत तो हर घर में होता है, ठीक है? हम जी, बहन-भाई हैं, हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है, इट्स नॉर्मल। जब ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती हैं, तब वो एक क्राइम का रूप लेती हैं, तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। जी। चंचल जी जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है दहेज पे, लेन-देन पे सरकारी बैन लगे हुए हैं, फिर भी लोग जो है आजकल दहेज लेना पसंद करते हैं। बहुत ऐसे हैं जो देना भी पसंद करते हैं।
तो उसके लिए डीएसएल का क्या करना होता है, वो इन चीजों पे क्या कर रही है? देखिए, अगर डीएलएस है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती क्योंकि लेने और देने वाले दोनों हैं। कंप्लेंट करने वाला कोई भी नहीं है, ठीक है? अगर कोई कंप्लेंट कर भी देता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। अगर हम अपनी तरफ से किसी भी उसमें जाते हैं, किसी भी सेरेमनी में जाते हैं, तो लोग यही कहते हैं एज़ अ गिफ्ट हम दे रहे हैं। दहेज का कोई भी नाम नहीं लेता है कि हम दहेज दे रहे हैं। दहेज तो तब आता है जब लड़ाई शुरू होती है कपल्स में। जी उससे जी। पहले दहेज का नाम नहीं आता। तो ये लोगों को खुद मैच्योर होना होगा कि ना तो दहेज लेना है और ना ही दहेज देना है। जब ये प्रक्रिया शामिल हो जाएगी तब महिलाओं को पीड़ित करना ना के बराबर हो जाएगा। जब हर जगह इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होंगी। चंचल जी, आज जो है हमारे ग्रामीण गांव से एक लेडी है जो आपसे कुछ सवाल करना चाहती है और वो आपसे सामने कुछ हम लोग पूछना भी चाहती है। तो हाँ प्लीज, जी। क्या आप उनके सवाल का जवाब दें? महिला जुड़ी हुई है। हाँ जी। हाँ जी। पूछिए मैम। हाँ जी, आपका क्या सवाल है चंचल मैडम से? आप अपना सवाल कर सकती हैं। और कोई समस्या दूर नहीं करने का। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। और बढ़िया। हाँ जी, आप कैसे हैं? हाँ ठीक है हम भी। गुड़िया के लिए वक्त मसला ये है मैम कि हम लोग तो बिहार के हैं, हरियाणा में हाँ जी। शादी है, हाँ जी। पति वैसी है, बस वही लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकाल देते हैं, कभी ले आते हैं, कभी सासू ताना देती है, कभी ननद ताना देती है। देखिए, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप अभी हरियाणा में रह रहे हैं, तो जिस भी मतलब डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट की सारी सेवाएं सेवाएं आपके लिए प्रस्तुत हैं। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं या टाइम टू टाइम जो कैंपेन चलते हैं विलेजेस में जाके आप वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। वहां वहां आपको पूरी तरह से एक एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जब तक आप किसी भी क्राइम के अगेंस्ट स्टेप नहीं लोगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। पहला कदम आपको बढ़ाना है, उसके बाद सारे कदम न्याय आपकी तरफ बढ़ाएगा। तो पहले कदम की ज़रूरत आपकी तरफ से है। जी, जैसे कि मैम उसने अभी आपको बताया होगा कि वो बाहर से आई हुई है, हस्बैंड कभी घर से हाँ जी। निकाल देता है, कभी घर में वापस ले आता है। तो ऐसी महिलाओं का क्या करें जो मतलब एक बार अगर बाहर चली गई, फिर उसे घर में आना पड़ा, फिर वो बाहर गई। उन महिलाओं को मतलब कैसे हम बताएं, कैसे समझाएं कि वो बार-बार अंदर-बाहर ना हो, और अगर उसके लिए उसे किसी हेल्प की ज़रूरत हो, तो वो कैसे हेल्प ले सकती है? देखिए, पहले तो उनको एक स्टेप उनको ही लेना पड़ेगा। आप उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन दीजिए। आप लीगल सर्विस अथॉरिटी के सेंटर पे जाइए, वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, आपको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा। आप तीसरा ऑप्शन है, आप पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाइए कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ मार-पिटाई करता है, ये करता है। आप उसी टाइम पे 1091 पे फ़ोन कीजिए। चौथी ऑप्शन आपके पास ये है। जब तक किसी को किसी चीज़ का डर नहीं होगा, ठीक है? वो लेडी बाहर से आई है, उसके उसके साथ कोई नहीं है उसका अपना, ठीक है? तो उसको अपना सहारा पुलिस को बनाना है। पुलिस को बन अगर उसने एक कॉल किया, ठीक है? उस और पुलिस आ गई उस टाइम पे, तो उसका हस्बैंड मुझे नहीं लगता कि दोबारा ऐसा करेगा जो बार-बार अंदर-बाहर करता है, तो वो जी अंदर-बाहर जी। बंद हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ना एक चीज़ और बताना चाहूँगी जी कि मैम जी। जब हम मेरे अंडर अभी पिछले महीने मतलोडा थाना था, ठीक है? तो वहाँ पे ना काउंसलिंग आई थी। तो जी जिस प्रोग्राम में हम मिले थे छिछराना के प्रोग्राम में, वहाँ से ही एक लड़की की काउंसलिंग आई थी, जो 14 साल की लड़की थी। तो जी मैम। उन्होंने क्या किया कि बच्ची किसी के साथ घर से भाग गई, ठीक है? जी मैम। तो जी मैम। बच्ची घर से भाग गई है, लेकिन उसको ना घर से भागने के बाद पुलिस का क्या रिएक्शन होता है उस लड़की के लिए, उस लड़के के लिए जिसके साथ वो भागी है,
और जी, घर जी। वालों का क्या रिएक्शन होता है बच्चों को नहीं जी, पता होता। ठीक है? जी, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारा भविष्य है, वो जी, जो लड़कियाँ हैं, उनको इस चीज़ से अवगत कराया जाए कि बच्चा तुम भाग तो रहे हो, ठीक है, किसी के साथ। अगर तुम्हें ये लगता है कि वो तुम्हारा ख़्याल रखेगा या तुम उससे शादी करना चाहते हो, तो तुम अपने आप को मेजर तो करो उसके लिए। क्योंकि अगर अभी आप माइनर हो, आप किसी के साथ भाग जाओगे, तो वो भी जेल में जाएगा, आपको तो छोड़ देंगे, आप घर चले जाओगे, घर से डाँट लगेगी, जी, आपके माँ-बाप को परेशानी होगी, बदनामी होती है, ठीक है? लेकिन वो जो लड़का है, उसको उसके ऊपर रेप का चार्ज लग जाता है बहुत बार, ठीक है? तो बच्चों को ये बात पता नहीं होती कि जी, जी, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बच्चों को जी, ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर तुम उससे शादी भी करना चाहते हो ना, तो जी, तुम्हें ये ज़रूरी है कि वो तुम्हारी चाहत तो है कि तुम उसको उसके साथ भाग जाओ, लेकिन तुम उसको ये फ़ील करवाओ कि ठीक है कि हम शादी करेंगे, लेकिन तुम अपने आप को इस काबिल बनाओ कि मैं अपने पेरेंट्स के सामने तुम्हें लाके खड़ा कर सकूँ कि मैं इससे शादी कर रही हूँ। इससे उस लड़के का जीवन भी बचेगा, इससे आपका जीवन भी बचेगा, आपके पेरेंट्स की बदनामी भी नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें गर्ल्स को बहुत ज़रूरी हैं जो 10th 11th 12th में है या जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनको ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है क्योंकि उनको इनके रिजल्ट नहीं पता होते। जी। मैम हमारे साथ गांव की एक और दर्शक जुड़ी हुई है जो आपसे कुछ सवाल करना चाहती हैं, तो हाँ जी, आप अपना सवाल करो मैडम से, चंचल मैडम से आप अपना सवाल करो, क्या है आपका सवाल? बोलो। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम समस्या मेरा ये है कि जहाँ हम घर पर रहते हैं वो हमारा जगह जमीन मतलब अब नाम नहीं है। कभी मेरे अच्छा। ससुर जी होंगे पैसे दे दिए मतलब नाम कुछ भी नहीं करवाए और अभी तक उसका कुछ भी हल नहीं हो रहा। इसमें हम कुछ कर सकते हैं आप? आपके पास कोई कागज है जिसके थ्रू ये पता चले कि आपने पेमेंट की थी? नहीं मैम, कोई लिखित करवाई थी? कुछ भी नहीं इन लोग करवाए। देखिए अगर कोई कागज हो जिससे पेमेंट की हो, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर किए हो, एक आपके अकाउंट से बहुत उनके अकाउंट में ट्रांसफर बहुत हुए हो, कुछ पहले समय कोई की भी। बात है मैम, उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया। हाँ जी। उन्होंने कुछ भी नहीं करवाया था मैम, पैसे पैसे सिर्फ दिए थे। किन आपके पास कोई ऐसे लोग हैं जिनके सामने पैसे दिए थे? जो कोर्ट में ऐसे आके तो गवाही दे सके कि ऐसे तो पैसे दुनिया दिए तो थे? बहुत है मतलब मैम, जानते भी हैं, सभी को पता है। ठीक है, फिर ना आप कोर्ट में सिविल केस फाइल कर सकते हैं। आप कोर्ट में आइए, आपको फ्री में वकील मिलेगा, आप अपनी बात रखिए और जो आपके फेवर में गवाही दे सकते हैं 3-4 जो भी बंदे हैं, उनका नाम लिस्ट करवाइए और आप अपना केस लड़ सकते हैं। तो जी अगर आपका केस मजबूत हुआ तो बेशक आपको वो प्रॉपर्टी वापस मिलेगी। मैम हमारे साथ जो है एक दर्शक और जुड़ी हुई है जो आपसे बात करना चाहती है और आपसे कुछ राय लेना चाहती है, तो प्लीज आप उनसे बात करें। हाँ जी, आप बात करें मैम से, आप अपने सवाल रखें। मेरा सवाल तो ये है, जी, हमारी जमीन है ना, हमारा जमीन के वजह जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जमीन अभी नाम नहीं है हमारा घर वाला। जी, जी, हम्म। जमीन किसके नाम है अभी? जमीन है हमारे हस्बैंड के चाचा का नाम है, अच्छा, तो इस वजह से तो फिर का नाम नहीं। उनके नाम हमारे ससुर हाँ जी। हमारे ससुर एक्सपायर हो गए मैम, तो उसके चाचा वो अपने नाम अच्छा, सारी आपके जमीन ससुर, कर। देखिए अगर आपके ससुर एक्सपायर हो गए हैं
और जो ज़मीन थी अगर उन्होंने धोखे से अपने नाम करवाई है, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं और उस ज़मीन को कोर्ट के थ्रू फर्स्ट हियरिंग पे जब उनको सम्मन मिल जाएँगे, तो स्टे कर दिया जाएगा और उसके बाद आप जो भी आपकी ज़मीन के कागज़ हैं, जो आपके ससुर के नाम थे, वो सारे के सारे ज़मीन के कागज़ आप कोर्ट में दिखाइए कि उनके जो लीगल हेयर हैं, वो हम हैं, ना कि जो उनके भाई साहब थे, वो उनके लीगल हेयर हैं। क्योंकि लीगल हेयर में जो डिसीज़ है, उनकी मदर आती है और उनकी वाइफ और बच्चे आते हैं। तो वो सब आते हैं लीगल एयर में। तो जब आप कोर्ट के अंदर जाएँगे तो आपके इसका सॉल्यूशन ज़रूर होगा और कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा और आप इसके लिए ज़रूर कोर्ट में जाइए। ये केस बहुत अच्छा है और आपके फ़ेवर का केस है। मैम जैसे कि आपने कहा कि हमारे दर्शक ने आपको बताया कि उनके जो है ससुर जी डेथ हो चुके हैं और आपको पता है क्या पता वो कब डेथ हुए हो, अगर उनके पास कोई प्रूफ ना हो कि वो जमीन उनके ससुर के नाम भी थी या फिर उनके नाम थी, तो वो कैसे मतलब कैसे जस्टिफाई कैसे करेगी? देखिए, आप तहसील में जाइए, तहसील में हर एक गाँव का पटवारी होता है, वो उस पटवारी के पास जाइए, वो आपको पूरी डिटेल निकाल के देगा, जमाबंदी में पूरी डिटेल होती है कि किसके नाम कितनी प्रॉपर्टी आई हुई है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंतकाल आगे करवा सकते हैं लीगल हेयर का और जो उन्होंने गलत तरीके से करवाया है, उसके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज होगी, प्लस में आप उसके अगेंस्ट सिविल कोर्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं कि जो इनके नाम प्रॉपर्टी करी गई है, सेल डीड हुई है, उसको नल एंड वॉइड किया जाए, जो ब्लड रिलेशन में ट्रांसफर हुई है। मैडम हमने देखा है कि मतलब चंचल जी की बहुत है कि जो महिलाएं होती हैं उनके नाम पे भी जो है अब सरकार ने ऐसा कह दिया है कि महिलाओं के नाम पे जमीन होना चाहिए, पर बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके घर वाले मानते नहीं है कि उन्हें कुछ हिस्सा देना चाहिए। वो कह देते हैं तुम तो एक महिला हो, तुम क्या करोगी, तुम्हारा क्या अधिकार है, क्या हक है। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या एक महिला के नाम पे थोड़ी बहुत पर इनकम होनी चाहिए या देखिए, जमीन इसको होना इसमें तो चाहिए या सबसे फिर इम्पोर्टेंट जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, वो महिला का ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। जब जी महिलाएँ अपने पैरों पे खड़ी होंगी, तो वो जागरूक होंगी, उनका माइंड उस तरह से काम करेगा, जिस तरह से एक पढ़े-लिखे इंसान का करता है। उनको अपने राइट्स का पता होगा। तभी वो अपने लिए कुछ अर्न कर सकती हैं, अपने हस्बैंड से कुछ चीज़ें ले सकती हैं। और जी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये छूट दी गई है कि अगर कोई मेल अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी करता है, तो उसको जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो ज़्यादा देना पड़ता है, जो सेल डीड करवाने का खर्चा है वो ज़्यादा लगता है, बजाए फीमेल के। इसीलिए गवर्नमेंट ने फीमेल को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए टैक्स को कम किया है। टैक्स नहीं, आप ये कह सकते हैं कि जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको कम किया है। जी थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे शो में आई और आपने हमारे दर्शकों की बात सुनी, उन्हें अच्छी राय दी, उसके लिए भी तहे दिल से आपका शुक्रिया। आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही। नमस्ते।